रूस यूक्रेन युद्ध पहले की तरह भीषण बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से युद्ध रोकने के लिए 50 दिनों के अल्टीमेटम के बावजूद युद्ध विराम की दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस सब के बीच रूस और यूक्रेन आपस में तीसरे दौर की बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इस बातचीत में युद्ध विराम की दिशा में कोई बड़ी संभावना नहीं दिखाई दे रही। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए ये बताते हैं कि अब तक कितनी कूटनीतिक सफलता मिली है और इस बातचीत में क्या कुछ हो सकता है। वार्ता का एक और दौर, युद्ध खत्म करने का रास्ता तलाशने के लिए यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि एक बार तुर्की के इस्तांबुल में आज शाम बैठक कर रहे हैं। हालांकि बातचीत शुरू होने से पहले ही क्रेमलिन ने साफ कर दिया कि वार्ता इतनी आसान नहीं होगी। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पहले ही संकेत दे चुके हैं कि बातचीत युद्ध विराम के विवरण के बजाय युद्धबंदियों की अदला बदली पर अधिक केंद्रित हो सकता है। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि युद्ध विराम के लिए अभी भी बड़े कूटनीतिक फैसले लिए जाने बाकी हैं। ये बैठक पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के रुख को लेकर जताई गई नाराजगी के बाद हो रही है। ट्रंप ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा था कि 50 दिन में अगर मॉस्को किसी नतीजे पर पहुंचता है तो उस पर गंभीर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस्तांबुल में मॉस्को और कीव के बीच हुई 2 दौर की सीधी वार्ता युद्ध विराम की दिशा में प्रगति करने में विफल रही। हालांकि दोनों सैकड़ों कैदियों की अदला बदली करने में सफल रहे थे। हाल के दिनों में रूस द्वारा हमले तेज किए जाने के बाद अमेरिका ने यूक्रेनी सेना के लिए नए हथियार देने का वादा किया है। विवाद का मुख्य मुद्दा कीव द्वारा बिना शर्त युद्ध विराम की मांग है, जबकि रूस अपनी अधिकतम मांगों पर कायम है, जिसमें देश के पूर्वी क्षेत्रों से यूक्रेनी सैनिकों की पूर्ण वापसी भी शामिल है। इस बीच जर्मनी ने ट्रंप प्रशासन से पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों के संबंध में ठोस आश्वासन दिए जाने की अपील की है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब जेलेंस्की भ्रष्टाचार से जुड़े कानून के घेरे में हैं। आलोचकों का कहना है कि पिछले दिनों संसद से पास हुए कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं की आजादी छीन लेगा और राष्ट्रपति जेलेंस्की के करीबी लोगों को जांच पर ज्यादा नियंत्रण देगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों पर अंकुश लगाने वाले कानून के कई सहयोगी देशों ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने को लेकर चेतावनी दी है। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात करें तो एक बड़ा सवाल सबके दिमाग में आता है कि ये युद्ध कब रुकेगा। चंद्रशेखर जी, अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई संभावना भी आ रही है कि युद्ध रुकने का। युद्ध विराम की हम अगर बात करें तो उसके ऊपर जो रूस की शर्तें हैं उसके कहीं भी ये नज़दीक नहीं है यूक्रेन। जैसे आप ये कह रहे हैं कि 5 जो प्रोविंसेस हैं जो रशिया के पास अब आ गए हैं, वो यूक्रेन एक्सेप्ट करे, हथियार वेस्ट से लेना बंद करे और जो मूवमेंट है ट्रूप मूवमेंट उसको फ्रीज करे, रीडिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। ऐसी शर्तें जो हैं मुझे नहीं लगता अभी अभी वो स्टेज आई है कि ये जेलेंस्की गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करे। तो अभी दूर है रास्ता। लेकिन हालांकि आपकी रिपोर्ट ने जैसे कहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऊपर अंदरूनी दबाव अब बढ़ रहा है और लोग सड़कों पे उतर आए हैं। वो भ्रष्टाचार के बारे में जो बात हुई थी वो एक तरह से उसकी जुरिस्डिक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं, अथॉरिटी को चेंज करना चाह रहे हैं। तो ईयू भी उससे नाराज हो रही है और लोग सड़कों पे आ गए हैं। आपको याद होगा कि 2014 में मैदान स्क्वायर एक बना था, जो एक सेंटर बना था जिसके तहत एक रजीम चेंज हुई थी। तो यूक्रेन में क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं, ये बात भी आजकल सुर्खियों में आ रही है कि जेलेंस्की के ऊपर जो ग्राउंड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि अगर आने समय में कोई ब्रेक थ्रू मिले, वो डिपेंड करेगा डोमेस्टिक सिचुएशन यूक्रेन में कैसे उसकी कौन सी दिशा आती है। अगर डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ता है तो मुझे लगता है उसका असर, ये जो डायलॉग होगा, ये तुर्की वाला नहीं, इस वाला राउंड नहीं, लेकिन अगले राउंड में उसका असर पड़ सकता है। दूसरा जो फैक्टर आएगा वो होगा कि रूस को सैनिक रूप से कितनी सफलता मिलती है। ये दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो उस पर डिपेंड करेगा कि अगले राउंड में कोई जो ठोस जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बातचीत होगी कि नहीं। अभी के लिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन आने समय में क्योंकि डायनामिक जो है इंटरनल वहाँ चेंज हो रहा है और युद्ध की जो स्थिति है बैटल फ्रंट में भी चेंज हो रहा है, तो ये शायद आगे जाके हमें ब्रेक थ्रू मिलने की संभावना है और वो बहुत शायद उसके लिए देर ना लगे।
उसके हो सकता है कि कुछ अगले कुछ महीनों में और ये इसमें एक सफलता हो, लेकिन इस राउंड में जो है मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा सफलता मिलने वाली है। अच्छी बात यह है कि बातचीत का जो दौर है वो चलता चलता जा रहा है। और मुझे अतुल जी, लगता यहाँ है ये पर एक 50 सवाल दिन और में आता है कि अमेरिकी हाँ जी। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रम्प की ओर से 50 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, टैरिफ की बात कही गई है, लेकिन अगर हम क्रेमलिन का रवैया देखें तो क्रेमलिन का कहीं ना कहीं बयान वहीं पर है। वो कहते हैं कि इसके जो रूट कॉज हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो उसका दबाव तो कहीं कुछ रूस पर ज्यादा दिख नहीं रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है, ज्यादा दबाव दिख नहीं रहा। शायद ज्यादा दबाव सिर्फ कहने के लिए है, इतना दबाव है भी नहीं। क्योंकि अगर हम रणनीति देखें अमेरिका की, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बदलाव आया है। यूक्रेन की स्थिति हम देखें, अमेरिकन कह रहे हैं, उनके जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो खास लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा फोकस अब यूक्रेन पे या यूरोप पे इतना नहीं है, हमारा फोकस इंडो पैसिफिक पे, यानी कि चीन की तरफ हम ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। इसलिए जो स्ट्रेटेजिक रूप पे जो शिफ्ट हो रहा है वो इंडो पैसिफिक की तरफ हो रहा है। और जो ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो उसका दारोमदार यूरोप झेले। अमेरिका यूरोप को वेपन्स देने के लिए तैयार है, जहां से आगे रूट कर सकते हैं वो यूक्रेन को। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप रूस में बैठे हैं तो रूस तो यही कहेगा कि जो जो फोकस है अमेरिका का वही शिफ्ट हो रहा है। इसलिए 50 दिन के अल्टीमेटम में ज्यादा कोई कोई इतनी ज्यादा उससे कोई प्रेशर लेने की बात नहीं है। और एक और जिस महत्वपूर्ण तरह से बात है जो रूस बार बार कहता है। रूस कहता है कि भाई बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन यूरोप के कुछ देश हैं वो यूक्रेन को अब आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उनको बड़ा रोड़ा मान रहा है यूस कहीं ना कहीं इस बातचीत में। इसको आप किस तरह से? बहुत इंटरेस्टिंग है, यूरोप के अंदर एक यूनिफाइड पोजीशन नहीं नजर आ रही। जैसे हथियारों की सप्लाई के बारे में बात हो रही थी कि अमेरिकन सप्लाई पहले यूरोप में जाएंगे, फिर यूरोप आगे यूक्रेन भेजेगा। उसमें इटली ने अपना एक बयान दिया, इटली के प्रधानमंत्री ने, कि हमारे पास उतनी खरीदने की क्षमता ही नहीं है अमेरिकन वेपन्स। तो एक तरह से इटली बाहर हो गया इस डील से। फ्रांस कहते हैं कि हमारे पास अपने हथियार हैं, हम अमेरिकन वेपन्स क्यों खरीदें। तो दो बड़े जो मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन में, वो इस ट्रम्प प्लान के साथ नहीं है। तो एक तरह से रोड़ा तो बना है, रूस कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर रशियन पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई इतनी बुरी स्थिति नहीं है उसकी। बाकी देश यूरोपियन यूनियन में है, जैसे हंगरी है या स्लोवाक रिपब्लिक है, वो ऑलरेडी रूस के साथ एक तरह से उनके तालमेल एक तरह से चल रहे हैं यूक्रेन की स्थिति के ऊपर। ठीक है तो अतुल जी, हमारे पास वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा।